फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 125 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इस टेस्ट में कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा ये मान के चलिए अक्टूबर और नवंबर माह के अंत तक निश्चित ही हो जाएगी। ये सुखद समाचार आपको बहुत जल्द मिलेगा। और जब भी डेट क्लियर होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि तोता ए हिंद, जिसको तूतिए हिंद के उपनाम से जाना जाता है, किसे कहा जाता है। 4 विकल्प है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है, यहाँ पे वो सही विकल्प है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद हसन था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला देखते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। देखिए यहाँ अमीर खुसरो से संबंधित 2-3 प्रश्न बने हैं। तो किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा, अलाउद्दीन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म पूछा गया है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1570 ईस्वी पूर्व में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। 4 विकल्प है, तो बताइए गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। तो सितार का जादूगर किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन सी सही है, रहीम सेन। तो रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। गुरु नानक का वास्तविक नाम, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी नानक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है। तानसेन का वास्तविक नाम, तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रामतन पांडे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। यहाँ गौतम बुद्ध का भी वास्तविक नाम पूछा गया है और सभी को पता होगा सिद्धार्थ। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सिद्धार्थ नाम था इनका। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो बताइए स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम। देखिए यहाँ वास्तविक नाम पूछा गया है और उससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था ऑप्शन बी असदुल्ला खां। ठीक है, असदुल्ला खां। चलिए अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताइए संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। सभी को पता होगा ऑप्शन बी वाराणसी। ठीक है, महावीर का जन्म किस राज घराने में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म किस राज घराने में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षत्रिय। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय नृत्य आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए कथक। आपने नाम सुना होगा, बिरजू जी महाराज कथक के बहुत बड़े नर्तक थे। तो कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला देखते हैं, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य बताना है। सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य केरल का क्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कथकली। राइट, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, कथक कहाँ का नृत्य शैली है। कथक, तो
कथक अभी प्रश्न इसके पहले पूछा गया था, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर भाग का, उत्तर प्रदेश का भी है। अगला देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मखौटे का प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य है और उसमें मखौटा लगाया जाता है, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कथकली। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कथकली कहाँ का नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कथकली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कथक नृत्य से। चलिए अगला देखते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्ण मूर्ति, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। अगला देखते हैं, मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथकली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बिरजू जी महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार थे बिरजू जी महाराज। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र कौन है? राजा रवि वर्मा, बी चिन्ना सत्यम, महाकवि बल्लोल, स्वामी तिरुनाल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महाकवि बलतोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए अगला देखते हैं, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? चौकपूर्णा, सही जवाब होगा यहाँ पे चौकपूर्णा, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, इकेबाना। अगला प्रश्न देखते हैं, इकेबाना जापानी कला क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फूलों की व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य जो है ऑप्शन सी, घूमर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से भी जानते हैं? तो गरीबों की कथकली कहलाती है ओटनूतुलन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डांडिया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना, तो सबसे अधिक प्राचीन घराना है यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लखनऊ घराना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बनारस घराने से है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई सामवेद में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन पूछा गया है, तो यहाँ पे बीड़ा होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना सितार का है? तो बिना सितार का वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन सी ट्रम्पेट। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सितार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन बीड़ा बजाता था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी नक्कारा। चलिए अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त हुई थी? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए सही होगा तबला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी शहनाई। अगला प्रश्न आते हैं, राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रख्यात हैं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो नंदलाल बोस ने ख्याति अर्जित की है चित्रकला में। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। भारत में चित्रकला सबसे किसके समय प्रसिद्ध शिखर पर पहुंची थी? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी जहांगीर के काल में। ठीक है, अगला देखते हैं, उस्ताद मंसूर खां मुगल शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मंसूर जो थे जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार थे। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। अगला देखते हैं, मुगलकालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल में निधन हो गया था, वो किस में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंसी वादक, बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया जी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54। मुगल काल में मंसूर था एक महान क्या था? तो एक मंसूर जो था चित्रकार था। ठीक है, अगला देखते हैं, एम एफ हुसैन क्या है? तो एम एफ हुसैन भी चित्रकार हैं। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? पाब्लो पिकासो। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी स्पेन के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 संगीतज्ञ जो प्रसिद्ध पेंटिंग है पिकासो की है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अल्पना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? बिल्कुल सही जवाब होगा एम एफ हुसैन साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं भगवान कृष्ण। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। जैन धर्म के प्रवर्तक, तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऋषभ देव यहाँ पर जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको महावीर स्वामी मिलेगा, लेकिन ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ही थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए अगर ऋषभ देव नहीं होता तो महावीर स्वामी यहाँ पर लगता। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध जी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गुरु नानक देव। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव या शैव? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी बौद्ध धर्म।
ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जातक कथाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो अभी बताया गया जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तो 24वें तीर्थंकर कौन थे पूछा जा रहा है। तो 24 तीर्थंकर ही हुए और 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी जी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम कौन थे? अंतिम कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले थे वेद व्यास जी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। श्रीमद् भागवत गीता में क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में क्या दिया गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 18 अध्याय व 700 संस्कृत श्लोक है। तो सी जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुराण। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है यहाँ पे ऑप्शन सी, 18 पुराण है। अगला है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है 6, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो लठमार होली खेली जाती है मथुरा में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो नवरोज त्यौहार संबंधित है ऑप्शन सी, पारसी धर्म से। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि कहाँ पर नहीं होता है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बनारस में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेले के बीच में कितना अंतराल होता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उज्जैन में। अगला देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला, ऑप्शन बी, अजमेर में। अगला देखते हैं, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुराड़ का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, तीर्थस्थल कामाख्या मंदिर कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में। अगला है, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मथुरा में। अगला प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, हिंदू देवताओं की। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोणार्क में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नटराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? नटराज मंदिर, तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, चिदम्बरम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, कामाख्या मंदिर विख्यात कंद्रिया देव महामंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खजुराहो में। अगला प्रश्न देखते हैं, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जलियांवाला बाग, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमृतसर। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, आगरा में। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर में। चलिए अगला देखते हैं, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा, सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर ने। अगला देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाने वाले थे शाहजहाँ, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, इटली में। अगला प्रश्न है, पिरामिड कहाँ पर अवस्थित है? पिरामिड, तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेरिस में। अगला देखते हैं, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर है? तो भारत भवन जो है ऑप्शन बी, भोपाल में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय, नई दिल्ली में स्थित जो संग्रहालय है वो राष्ट्रीय संग्रहालय है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला देखते हैं, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उर्दू को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल में राजकीय भाषा का दर्जा किसे प्राप्त था? तो ऑप्शन बी सही होगा, फारसी को। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की जो प्राचीन भाषा है वो है, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा ही है या देव भाषा कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। अगला देखते हैं, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सी, 64। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1927 में।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 सितंबर 1959। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जनवरी 1986। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका जो थी उनका नाम क्या था? ऑप्शन बी सही होगा, अविनाश कौर सरीन। तो यहाँ पे 125 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।